Good morning, students. So today we are going to start the macroeconomics chapter 3, determination of employment and growth. तो यहाँ से चैप्टर हम शुरू करते हैं. मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द employment and growth. So both these factors can be determined by the demand. When demand will be created, definitely employment will be created, and when employment will be created, then growth will occur in the nation or economy. So first, what is the how can we create the demand in the market? तो first यहाँ पे दिया हुआ है meaning of aggregate demand. So AD refer to total value of all final goods and services that are planned to buy by all the sector of the economy at a given level of income during a period of time. यहाँ पर सिंपली डिफाइन किया गया है कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम. है ना, एक अकाउंटिंग ईयर में ही काउंट होता है कि टोटल जितने भी इकोनॉमी में है ना डिमांड कहाँ कहाँ क्रिएट होता है, उस सबका डिमांड टोटल एग्रीगेट डिमांड लिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे. तो एडी रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इकोनॉमिक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है ना. ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको क्या है, वन अकाउंटिंग ईयर भी लिखा जाता है, वन अकाउंटिंग ईयर, है ना. प्लान्ड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन इकोनॉमी. AD represent the total expenditure on goods and services in economy during a period of time. Aggregate demand क्या है, total expenditure. How consumption और demand कैसे create होगा, when we spend the money. हमारा जितना expenditure होगा हमारा demand create होगा. तो जो भी sectors है, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे फॉर्म्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे क्या करेंगे, मनी को इन्वेस्ट कर, एक्सपेंडिचर यहाँ पर जब खर्च करेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एक क्रिएट होगा. अलग अलग जो सेक्टर हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब बोला है कि एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन आते हैं. तो फर्स्ट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको सी से लिया जाता है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जहाँ पर मोस्टली यहाँ पर फॉर्म्स आते हैं. Government consumption and expenditure. Government is also a consumer and also it spent money, है ना. Household और net export X by M. तो AD is equal to household consumption expenditure, investment expenditure, government consumption and expenditure plus, है ना, टोटल एक्सपोर्ट. यहाँ पर टोटल एक्सपोर्ट लिया जाता है, नेट एक्सपोर्ट जिसको कहा जाता है ना. इन टू सेक्टर इकोनॉमी. अब यहाँ सारा का मीनिंग जान लो. जैसे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ हाउस होल्ड में क्या क्या आता है, जो भी हमारे यहाँ इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है देश में, जितने भी लोग हैं, जितने घर हैं, तो उनका जो भी डिमांड है ना, सिंपल हम अलग अलग डिमांड करते हैं, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, कूलर या खाने का सामान. तो ये सारा यहाँ पर क्या है, ये कंजप्शन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ जब हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूम करने का मतलब क्या है, वो अपने मनी को स्पेंड कर रहा है ना, खर्च कर रहा है. तो कितना खर्च किया टोटल साल भर में, एक अकाउंटिंग ईयर में. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में यहाँ पर क्या आता है, कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स, यहाँ पर कैपिटल गुड्स लिया जाता है. तो कैपिटल गुड्स में जैसे कमर्शियल व्हीकल, कोई कमर्शियल व्हीकल खरीद रहा है, तो क्यों खरीद रहा है, ग्रोथ के लिए, या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियों में मशीन लगती हैं, जो फॉर्म्स इन्वेस्ट करता है ना, बिल्डिंगें बनाता है,
तो ये सारा क्या है, कैपिटल गुड्स में आता है, जिससे हम आगे कमा सके। मान लो एक टेम्पो लिया गया, चाहे ई रिक्शा लिया गया, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि वो अर्निंग का एक स्रोत है। और जो केवल हम अपने कंफर्ट के लिए लेते हैं, सारा क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। भले हम 1 करोड़ की गाड़ी ले लें, लेकिन केवल अपने कंफर्ट के लिए ले रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स में आएगा। वहीं 10 लाख का कोई सामान ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो सारा कैपिटल गुड्स में आएगा। तो मोस्टली यहाँ पर फर्म्स को कैपिटल गुड्स ज़्यादातर कौन खरीदता है, फर्म्स, है ना। तो वही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फर्म्स आते हैं, मनी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स ऑन ए कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर भी है और इन्वेस्टर भी है। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर कैसे हुई, अलग अलग डिमांड को पूरा करने के लिए, यह पार्लियामेंट चलाने के लिए खर्चा हो रहा है ना, अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए वो खर्च कर रही है। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पर क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई। जो भी उसके पास पैसा आ रहा है वो ये खर्च कर रही है। सेना के रख रखाव पर खर्च है ना, जो बड़ी बड़ी फाइटर जेट या मशीन बंदूकों पर खर्च हो रहा है, ये सारा क्या है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमको कमा कर पैसा देने वाला नहीं, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। सारा क्या है, कंजप्शन पे खर्च हो रहा है, इतना जो भी पैसा खर्च हो। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए कंज्यूमर, लेकिन पैसा खर्च हो रहा है वहाँ पर, तो कंजप्शन है। सरकार एक्सपेंडिचर भी करती है, खर्च इन्वेस्टमेंट भी करती है, फैक्ट्रियाँ बनवाती हैं, जैसे अब इंडियन ऑयल, सेल, भेल, ये दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये सारा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट था, कभी सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, है ना, तो उस पर पैसे जो खर्च हुए। आज भी क्या है, रेलवे पे खर्च होता है, सड़कें बनाने पे खर्च होता है ना, ये सारा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर भी खर्च हो रहा है। तो ये इस तरह गवर्नमेंट कंजप्शन और एक्सपेंडिचर दोनों को लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर उसको जो कैपिटल गुड्स पे खर्च हो, और नेट एक्सपोर्ट आपको पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस ये क्या है, एक्स, यहाँ पर एक्सपोर्ट और एम इंपोर्ट रखा जाता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आ गया यहाँ पे। तो ये एग्रीगेट डिमांड, ये चारों को जोड़ करके एग्रीगेट डिमांड निकल जाता है कि देश में टोटल एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में कितना डिमांड रहा। अब इन 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, अब यहाँ पर स्टडी करने के लिए केवल 2 सेक्टर लिया जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी इजकल टू हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और आई इजकल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल में केवल हम 2 ही लेंगे, हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मोस्टली 2 सेक्टर मॉडल क्यों लिया जाता है, क्योंकि ग्राफ, यहाँ पर हमको ग्राफ से समझना है ना। तो जब ग्राफ पर आप लोगे तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है, केवल 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पर हम केवल 2 ही दिखा सकते हैं, 4 नहीं दिखा सकते। इसलिए प्रॉपर स्टडी के लिए यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल स्टडी किया जाता है। अब आगे हम यहाँ ग्राफ से समझेंगे। अब एग्रीगेट सप्लाई, तो डिमांड जब क्रिएट होगा किसी भी इकोनॉमी में, तो उसके लिए क्या है, वी हैव टू सप्लाई, क्रिएट ए सप्लाई। हमको सप्लाई इंश्योर करना पड़ेगा। अगर सप्लाई इंश्योर नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई दिया हुआ है, इट रिफर टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन डिमांड विल बी क्रिएटेड इन इकोनॉमी, तो क्या है, वी हैव टू मेंटेन द सप्लाई, हमको सप्लाई मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो क्या है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे बहुत सारे देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, आप देखे होंगे, वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, है ना, सोमालिया की, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे की इकोनॉमी सारी कोलैप्स हो गई। क्यों,
जितना मनी सप्लाई था उतना हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कर पाए, और नहीं कर पाने का मतलब क्या है, टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई, अब एग्रीगेट सप्लाई रिफर टू टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन ए गिवन अकाउंटिंग ईयर। वी हैव मस्ट बी ट्राई टू प्लान टू प्रोड्यूस द टोटल डिमांड, है ना। तो जितना भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज है, डिमांड के अकॉर्डिंग हमको प्लान करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस। और ये प्रोडक्शन करेगा कौन? ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी, जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसको करना है। अब कब करना है? इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जितना जल्दी से हो सके। It also the value of total output available in economy during a given period of time. अब यहाँ पे दिया है कि AS aggregate demand is also the value of total output, यहाँ पे total output available, है ना, in a economy during a given period of time। कितना आउटपुट हमारे पास अवेलेबल है, कितना सामान हमने प्रोड्यूस कर लिया है एक साल में। तो यहाँ पर दिया है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S, है ना। तो C से यहाँ पर क्या है? कंजप्शन, और S क्या करता है यहाँ पे? सेविंग, है ना। एग्रीगेट सप्लाई कितना करना पड़ेगा? जो भी आदमी इनकम जब हम अर्न करते हैं, मान लो हमारे पास जो भी इनकम आ रही है ना, सपोज हमारी इनकम क्या है यहाँ पे, मान लिया कि हमारी इनकम 0 है, तो व्हाट विल बी आवर कंजप्शन? ये हमारा कंजप्शन हो गया और ये सेविंग हो गया, है ना। इसको हम सेविंग कह सकते हैं, सेविंग, और ये कंजप्शन C, और ये इनकम सिंपली Y से ही इसको डिनोट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सपोज करो कि 0 इनकम है, तो व्हाट विल बी आवर कंजप्शन? कंजप्शन ऑटोनोमस हमेशा होता है। ऑटोनोमस मतलब इनकम हमारी रहे चाहे नहीं रहे, हम कंज्यूम करेंगे ही, है ना। बहुत से लोग नहीं कमा रहे हैं लेकिन फिर भी उनका खर्च है, तो जहाँ से भी लाएं, लेकिन वो कंजप्शन करेगा। पैसा जहाँ से लाए वो, है ना, चोरी करके या भीख मांग करके या उधार ले करके कहीं से भी लाएगा, है ना। तो 0 मान लो कि कंजप्शन क्या है यहाँ पर 40 है, सेविंग भी यहाँ पर 0 होगी। जब इनकम ही नहीं है तो वो सेव कहाँ से करेगा? उसको तो केवल एक ही चिंता रहेगी कि हम कंज्यूम कहाँ से करें, कि कंजप्शन ऑटोनोमस है, कमाइए चाहे मत कमाइए, है ना। आपको भोजन, कपड़ा, ये सब ज़रूरी चीज़ें चाहिए और बिना पैसे का आने वाला नहीं। अब सपोज करो इनकम बढ़ी 20, तो यहाँ पर सपोज करो हमारा क्या हो गया? 60, ये 0 रहेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, मान लो 60 हो गया, तो यहाँ पर सपोज करो कि इसको बढ़ना चाहिए, मीटे चलो। अब यहाँ पर भी 0, अब यहाँ पर 80 हो गई, तो यहाँ पर 70, ये 0, ये 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 70 का ही वो कंज्यूम कर रहा है। और 10 रुपये कहाँ जाएगा? सेविंग में। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ने लगेगी, यहाँ 80 कंज्यूम करेगा, सेविंग 20। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, है ना। तो यहाँ पर दोनों, अब इनकम 0 रहे लेकिन तब भी कंजप्शन होता है ना। और सेविंग तभी होगी जब इनकम कंजप्शन से ज़्यादा होगी। हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसे अगर एक्सेस इनकम हो गई, है ना, कोई 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो सारा कंज्यूम नहीं करेगा वो, है ना। एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम के बाद क्या होता है? सेविंग शुरू हो जाती है। वहाँ पर आदमी अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना शुरू कर देता है। अब एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, वाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। जितना भी एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है ये क्या है? अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कंजप्शन प्लस सेविंग, और कंजप्शन और सेविंग जितना भी आएगा वो एग्रीगेट सप्लाई में आ जाता है, और उसी को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन,
consumption function it shows the functional relationship between income and consumption. a functional relationship यहाँ पे C इजकल टू एफ वाई है ना, यहाँ पर दिया हुआ कंजप्शन फंक्शन C इजकल टू एफ वाई. इट मीन्स दैट कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम. कंजप्शन किसके साथ रिलेट करता है? इनकम के साथ. अब फंक्शनल रिलेशनशिप में इट मीन्स इनकम से कैसे वो रिलेट करता है. सपोज करो कि कितना कंज्यूम करता है वो इनकम का, है ना. यहाँ तो वही फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है. अब यहाँ पर कंजप्शन C इजकल टू कंजप्शन Y इजकल टू नेशनल इनकम, ये सारा फंडा दिया है. तो C का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कंजप्शन, ये कंजप्शन फंक्शन, और ये Y इजकल टू इनकम. इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन C इजकल टू, अब यहाँ पर दिया है इक्वेशन कंजप्शन का. सो कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, इनटू इनकम इनटू कंजप्शन. ये सारा ऑटोनोमस कंजप्शन C. अब C डज नॉट चेंज द इफेक्ट बाय चेंज इन द इनकम. अब यहाँ पर क्या है, जो C है ये ऑटोनोमस कंजप्शन है ना. यहाँ पर C बार लग जाएगा, C बार MPC प्लस. तो C बार इसको क्या कहते हैं? AUT, ऑटोनोमस कंजप्शन. ऑटोनोमस कंजप्शन आपको आप बताए थे कि जीरो, चाहे हमारी इनकम जीरो रहे, है ना, चाहे कितनी भी रहे, लेकिन जीरो भी इनकम रहेगी तो कंजप्शन रहेगा. ऐसा नहीं कि कंजप्शन जीरो हो जाएगा. तो उसी को ऑटोनोमस इनकम कहते हैं. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारा क्या है, मार्जिन कम हो, मतलब इनकम के हिसाब से हम कंज्यूम नहीं करेंगे, है ना. तो ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है. तो इसको हम आगे देखेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको अगले वीडियो में. ओके, थैंक यू.